Hello and welcome to the class 11th online economics classes, and in this video we will discuss the topic 2.5 trade policy import substitution from chapter number 1 Indian economy 1950 to 1990 from class 11th NCERT economics book. Okay, let's start the explanation. The industrial policy that India adopted was closely related to the trade policy. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी वो किसके पास में थी? ट्रेड पॉलिसी के से रिलेटेड थी. इन द फर्स्ट 7 प्लान्स ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली नोन एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. पहले जो 7 प्लान्स थे ट्रेड के, यानी जो 5 ईयर प्लान बनाए इंडिया ने, उनमें से जो फर्स्ट 7 प्लान्स थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे, जो ट्रेड था वो कैरेक्टराइज कर रहा था बाय कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसे क्या बोला गया? एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोला गया. टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, और अगर हम टेक्निकली बोले हम इस स्ट्रेटजी को इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं. दिस पॉलिसी एम्ड टू रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन. और जो इस पॉलिसी का एम था वो क्या करना था? रिप्लेस करना था या सब्सटीट्यूट करना था जो इंपोर्ट थे डोमेस्टिक प्रोडक्शन से. यानी जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा घर के अंदर ही हो, कंट्री के अंदर ही हो. तो इस पॉलिसी का क्या एम था कि वो ताकि इंपोर्ट को बंद किया जा सके प्रोडक्शन से. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी एनकरेज्ड इन टू प्रोड्यूस दैम इन इंडिया इटसेल्फ. तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जो व्हीकल बाहर विदेशी कंट्री में जो बन रहे थे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, तो उनके अंदर ना बन के वो सब जो व्हीकल्स हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हों. इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. और इस पॉलिसी में जो गवर्नमेंट थी उसने प्रोटेक्ट किया कि जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं यानी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचाया. फिर उसने गवर्नमेंट ने कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा फॉरेन कंट्रीज़ का हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. सो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट टुक 2 फॉर्म्स, टैरिफ्स एंड कोटाज. ठीक है, जो प्रोटेक्शन था उसने 2 फॉर्म ली, एक तो टैरिफ बना और दूसरा बना कोटा. यानी टैरिफ दिए जाने लगे और दूसरा कोटा तय किया गया कि किस कंपनी के लिए कितना मार्जिन या क्या चीज़ रखी जाएगी. तो टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन, जो टैरिफ्स है वो क्या है? टैक्स है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स. ठीक है, टैरिफ्स वो टैक्स है जो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता है, सामान के ऊपर लगता है. दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज. इससे क्या होता है कि जो बाहर से आने वाला सामान है उसे महंगा कर देता है और जो उनका इस्तेमाल है उसे घटा देता है. एंड कोटाज स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड. और कोटा उस क्वांटिटी को बताता है सामान की जिसे इंपोर्ट किया जा सकता है, कि बस इतना ही जो है क्वांटिटी वो इंपोर्ट होगी, उससे ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं की जा सकती बिल्कुल भी. तो ये रेस्ट्रिक्शन डाल दिए गए टैरिफ्स और कोटाज का, कि टैरिफ ने तो टैक्स बढ़ा दिया. टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ कि जो बाहर से लाने वाले सामान थे वो बहुत महंगे हो गए, तो उनका यूज़ ख़त्म हुआ. तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उनको कि तुम प्रोडक्शन करो, तो जहाँ पे प्रोडक्शन होगा उन पे कम, उनका कॉस्ट कम होगी तो उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा बजाय उन चीज़ों को बाहर से लेने के. The effect of tariffs and quotas is that they restrict imports and therefore protect the domestic firms from foreign competition. तो इसका असर ये हुआ टैरिफ और क्वेटास का कि उन्होंने इंपोर्ट की जो सीमा थी वो तय कर दी और इससे जो डोमेस्टिक फर्म्स थी वो फॉरेन कंपटीशन से बच गई, कि वो विदेशों से सामान आ रहा था वही यूटिलाइज होगा. तो इससे जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप की जा रही थी इंडिया में वो बेहतर तरीके से काम कर सके. फिर The policy of protection was based on the notion that industries of developing countries were not in position to compete against the goods produced by more developed economies. तो यहाँ से पॉलिसी क्या थी इस प्रोटेक्शन की, वो इस चीज़ के ऊपर निर्भर करती थी कि जो इंडस्ट्रीज़ एक डेवलपिंग कंट्री में होती हैं वो एक डेवलप्ड कंट्री की इंडस्ट्रीज से कभी भी compete नहीं कर सकती है, जो डेवलप हो चुकी है पहले इकोनॉमी, इसलिए ज़रूरी था. It was assumed that
if the domestic industries were protected, they would learn to compete in the course of time. और ये माना गया कि अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचा लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उन्हें फलने फूलने देते हैं, तो वो compete करना समय के साथ में सीख लेंगी. Our planners also feared the possibility of foreign exchange being spent on import of luxury goods if no restrictions were placed on imports. तो हमारे प्लानर्स को ये डर था कि जो फॉरेन एक्सचेंज था, ज़्यादा तो जो पैसा होगा वो हमारा किस पे खर्च होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी विदेशों से जो होने वाला इंपोर्ट है और लग्जरी सामान के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च होगा. तो अगर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए तो क्या होगा, इंपोर्ट कम होगा, ठीक है, और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा. फिर कि नोर वाज एनी सीरियस थॉट गिवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स अंटिल द मिड 1980s. और ना ही कोई ये थॉट दिया गया कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें 1980 के मिड से पहले, ठीक है, कि जो 1985 के अराउंड अगर करें, मिड 1985 बैठेगा 1980s, तो वहाँ पे ये भी नहीं किया गया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे अब ज़्यादातर सामान. देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जो पॉलिसीज़ हैं उनका क्या इफेक्ट हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे. अभी तक हमने ये पढ़ा कि इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो बनाई गई उसके अंदर टैरिफ्स और कोटास डाले. टैरिफ्स एक टैक्स था और कोटास था वो क्वांटिटी तय की कि कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट होगा. तो अब जो पॉलिसीज़ हैं उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, देखते हैं. कि द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडीड. कि जो अचीवमेंट है इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के पहले 7 प्लान में वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, यानी सराहनीय है. द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर increased in the period from 13% in 1950-51 to 24.6% in 1990-91. यानी जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो 13% था 1950-51 के अंदर, जो 1990 और 91 में बढ़ के 24.6% हो गया था. The rise in the industry's share of GDP is an important indicator of development. और जो इंडस्ट्री का शेयर में क्या था, राइज था, यानी जो इंडस्ट्री जीडीपी में अपना शेयर कर रही थी, कंट्रीब्यूशन दे रही थी अपना, तो वो एक डेवलपमेंट का बहुत अच्छा इंडिकेटर था. The 6% annual growth rate of the industrial sector during the period is commendable. और जो 6% annual growth rate था इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो काफ़ी बेहतर था. No longer was Indian industry restricted largely to cotton, textile and jute. In fact, the industrial sector became well diversified by 1990, largely due to कि सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री को कॉटन, टेक्सटाइल और जूट तक ही सीमित नहीं रखा गया. 1990 तक आते आते इंडिया की इंडस्ट्रीज और भी ज़्यादा सेक्टर्स में क्या हुई, फैलनी शुरू हुई, ज़्यादातर किसमें, पब्लिक सेक्टर. The promotion of small scale industries gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business. कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया और उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई उन लोगों को भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने की कि जो एक बड़े स्केल पे यानी लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री नहीं कर सकते थे और एक छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू कर सके. देन प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन competition enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sectors which otherwise could not have developed. और क्योंकि हमने फॉरेन कंपटीशन से कंपनियों को बचाया तो उससे जो इंडिया की अपनी इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप होनी शुरू हुई. ज़्यादातर उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होनी शुरू हुई. यानी एक समय था कि जब सिर्फ कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें किस में कन्वर्ट हुई कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपना इंपॉर्टेंट जो एस्टेब्लिशमेंट था इंडस्ट्रीज़ का वो ग्रोथ करता चला गया. वजह सिर्फ एक ही थी इसकी कि हमने फॉरेन कंपटीशन से अपनी कंपनियों को बचाया, उन पे हैवी टैक्स लगाया, उनमें कोटा तय किया कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट हम नहीं करेंगे. In spite of the contribution made by the public sector to the growth of the Indian economy, some economists are critical of the performance of many public sector enterprises.
कि भले ही हमने क्या किया कि कंट्रीब्यूशन दिया हमने पब्लिक सेक्टर में, ताकि इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर, तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये सोचते थे कि जो परफॉर्मेंस है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की वो क्रिटिकल है. सो इट वाज proposed at the beginning of this chapter that initially public sector was required in a big way. कि ये प्रपोज किया गया था, शुरुआत में ही बताया था कि जो सोशल इकोनॉमी अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ही क्या करती है, पूरी चीज़ों को कंट्रोल करती है. तो ये बताया गया था चैप्टर के शुरुआत में कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो इट इज़ नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट एंटरप्राइजेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस certain goods and services, often monopolizing them, although this was no longer required. अब ये देखा गया कि जो स्टेट एंटरप्राइजेस थे उन्होंने क्या किया कि कुछ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना शुरू किया, यानी मोनोपोलाइज कर दिया कि बस हम ही बनाएंगे उसे, ऐसा जबकि ज़रूरी नहीं था. एन एग्जाम्पल इज द प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस. इसका एक एग्जाम्पल है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का प्रोविजन. This industry continued to be reserved for the public sector even after it was realized that private sector firms could also provide it. कि जो इंडस्ट्री थी ये रिजर्व रखी गई, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की इंडस्ट्री थी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में ही रखी गई, जबकि हमें ये पता था कि कुछ प्राइवेट सेक्टर फर्म इस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं. So due to the absence of competition even till the late 1990s, one had to wait for a long time to get a telephone connection. तो क्योंकि कंपटीशन नहीं था 1990 तक भी, तो एक को इंतज़ार करना पड़ता था एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए भी. Another instance could be the establishment of modern bread, a bread manufacturing firm, as if कि अब जो दूसरा इंस्टांस था यानी एक मॉडर्न जो ब्रेड थी वो बनाई गई, ठीक है, जो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, एज इफ ए प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड, कि जो एक प्राइवेट सेक्टर है वो ब्रेड को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता. इस तरह से वो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की गई. इन 2001 दिस फर्म वाज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर. 2001 में इस फर्म को एक प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया. द पॉइंट इज that after 4 decades of planned development of Indian economy, no distinction was made between first what the public sector alone can do and what the private sector can also do. जो पॉइंट था यानी लगभग 40 साल तक 1950 से 1990 तक कि जो प्लान डेवलपमेंट था इंडियन इकोनॉमी का, वो ये डिस्टिंक्शन नहीं बना पाया कि जो पब्लिक सेक्टर है वो अकेला क्या कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाईज नेशनल डिफेंस, कि अभी भी जो पब्लिक सेक्टर अगर हम देखें वो सप्लाई कर रहा है नेशनल डिफेंस को अभी भी. एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल्स वेल, येट द गवर्नमेंट ऑल्सो रन होटल्स, कि भले जो प्राइवेट सेक्टर है वो अच्छे से होटल को मैनेज कर सकता है, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट है वो होटल रन करती है. दिस हैड लेड सम स्कॉलर्स टू आर्ग्यू दैट द स्टेट शुड गेट आउट ऑफ एरियाज which the private sector can manage and the government may concentrate its resources on important services which the private sector cannot provide. तो इससे क्या हुआ कि कुछ स्कॉलर ने इसके ऊपर आर्ग्यू किया कि स्टेट को उन एरिया से बाहर निकल जाना चाहिए जिसको प्राइवेट सेक्टर अच्छे से मैनेज कर रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट को सिर्फ उन चीज़ों पे और उन रिसोर्सेज पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिससे प्राइवेट सेक्टर कंसंट्रेट नहीं कर सकता. सो मैनी public sector firms incurred huge losses but continued to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is a drain of the nation's limited resources. So ज़्यादातर जो public sector firms थी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या करते रहे, फंक्शन करते रहे वो उसमें, भले ही वो क्या था कि जो राष्ट्र की एक लिमिटेड रिसोर्स थी, ठीक है, उसको ड्रेन आउट नहीं होने देना था उन्हें. सो दिस डज नॉट मीन दैट प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल. इंडीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर फर्म्स वर ओरिजिनली प्राइवेट फर्म्स which were on the verge of closure due to losses.
दे वर देन नेशनलाइज टू प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट फर्म है वो हमेशा प्रॉफिट देती है, जबकि हम ये जानते हैं कि जो ज़्यादातर प्राइवेट फर्म्स थी, जो गवर्नमेंट फर्म्स हैं, वो ज़्यादातर पहले प्राइवेट फर्म्स ही थी, उन्हें बाद में नेशनलाइज कर दिया गया ताकि जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी जॉब पे कोई फर्क ना पड़े। हाउएवर अ लॉस मेकिंग प्राइवेट फर्म विल नॉट वेस्ट रिसोर्सेज बाई बीइंग केप्ट रनिंग डिस्पाइट द लॉसेस। लेकिन जो एक लॉस मेकिंग प्राइवेट फर्म है वो क्या है कि विल नॉट वेस्ट रिसोर्सेज, कि वो रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, भले ही उसको क्या हो रहा है, नुकसान होता जा रहा है। द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिसयूज्ड बाय इंडस्ट्रियल हाउसेस। अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। अब जब ये लाइसेंस की ज़रूरत थी किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए, तो जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उन्होंने उसका मिसयूज़ किया। तो क्या किया कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनका कोई कंपटीशन ना हो, और इसी वजह से वो लाइसेंस खुद खरीद लेते थे, दूसरी कंपनियों को लाइसेंस नहीं खरीदने देते थे, दूसरी फर्म्स को। द एक्सेसिव रेगुलेशन व्हाट came to be called the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient। और इसके बाद एक रेगुलेशन आया जिसे परमिट लाइसेंस राज बोला गया। इसने प्रिवेंट किया कि वो जो फर्म्स हैं वो अपने और ज़्यादा प्रभुत्ता एस्टेब्लिश कर सके। सो मोर टाइम वाज स्पेंट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट इन ट्राइंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस और लॉबी with the concerned ministries rather than on thinking about how to improve their products। तो ज़्यादा टाइम जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वो किस में वेस्ट करने लगे, लाइसेंस लेने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, बजाय इसके कि वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करें, इम्प्रूव करें। तो सिर्फ लाइसेंस से लाइसेंस लेते चले गए ताकि कंपटीशन ना हो। The protection from foreign competition was also being criticized on the ground that it continued even after it proved to do more harm than good। और जो प्रोटेक्शन था यानी फॉरेन कंपटीशन से, वो क्रिटिसाइज होता चला गया क्योंकि ये प्रूव कर दिया गया कि वो ज़्यादा नुकसान कर रहा था जितना उसका हमें बेनिफिट हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा उसमें क्या था, नुकसान था। Then due to restrictions on imports, the Indian consumers had to purchase whatever the Indian producers produced। अब इन रेस्ट्रिक्शन की वजह से इंपोर्ट पे क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा तो जो इंडियन कंज्यूमर थे उन्हें सिर्फ वही परचेज कर सकते थे जो इंडियन प्रोड्यूसर बना रहे थे। द प्रोड्यूसर्स वर अवेयर दैट दे हैड अ कैप्टिव मार्केट, सो दे हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। अब प्रोड्यूसर को भी ये जागरूक थे, प्रोड्यूसर भी इसके बारे में कि जो मार्केट है सिर्फ उन्हीं की है, तो इससे उन्होंने क्या किया कि कोई भी ऐसे प्रयास नहीं किए कि जो सामान बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। सो वाई शुड दे थिंक ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी व्हेन दे कुड सेल लो क्वालिटी आइटम्स एट हाई प्राइस। कि वो क्यों अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे जब वो लो क्वालिटी आइटम को अच्छे खासे दामों पर बेच रहे थे, तो क्यों बढ़ाएंगे वो। कॉम्पिटिशंस फ्रॉम imports forces our producer to be more efficient। और जो कंपटीशंस था इंपोर्ट फोर्सेस से, वो प्रोड्यूसर को क्या बना दिया, उसने और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया। ठीक है, A few economists also point out that the public sector is not meant for earning profit but to promote the welfare of the nation। और कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि जो पब्लिक सेक्टर है वो प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है, बस जो राष्ट्र का वेलफेयर है, अच्छा है, उसको बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर है। The public firms on this view should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of the people and not on the profit they earn। जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं इस व्यू में उन्होंने क्या किया कि इवेल्युएट की गई ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट, इस एक्सटेंट पे कि ताकि वो कितना वेलफेयर कर रही है लोगों का और कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है वो। ठीक है, ये नहीं देखा गया कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही, बस इस चीज़ के ऊपर पब्लिक जो सेक्टर है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि वो नेशनल के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, सम इकोनॉमिस्ट
holds that we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nation continue to do so. और इसी प्रोटेक्शन से कुछ इकोनॉमिस्ट ने इस बात को जारी रखा कि वो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनसे फॉरेन कंपटीशन से बचाएं, कि जब तक कि एक रिच नेशन जो है वो इसको कंटिन्यू कर सकता हो. So owing to all these conflicts, economists all called for a change in our policy. और इन conflicts की वजह से जो इकोनॉमिस्ट था उन्हें अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा. This along other problems led the government to introduce a new economic policy in 1991. और इसकी वजह इन चीज़ों की वजह से दूसरी और भी परेशानियों की और दिक्कतों की वजह से जो गवर्नमेंट थी उसे एक फैसला लेना पड़ा कि वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्या करेगी, लॉन्च करेगी. सो नाउ वी हैव रीच टू द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर. अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे ट्रेड पॉलिसी जो थी उसने इंडस्ट्रीज को इंडिया के अंदर इम्प्रूव कराना शुरू किया. कुछ उसमें प्रोज और कॉन्स भी थे, कुछ उसमें पॉजिटिव्स मिले, कुछ उसके अंदर निगेटिव्स थे. तो उन सबको ख़त्म करने के लिए अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट थी उसने 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप. सो लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ कंक्लूजन. The progress of the Indian economy during the first 7 plans was impressive indeed. और जो प्रोसेस थी यानी जो प्रोग्रेस थी इंडियन इकोनॉमी की वो पहले 7 प्लान्स में काफ़ी सराहनीय थी. Our industries become far more diversified compared to the situation at independence. जैसे इंडिपेंडेंस के समय पे बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, सिर्फ वो कॉटन और जूट टेक्सटाइल थी. इसके अलावा भी वो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ थी वो एस्टेब्लिश होनी शुरू हुई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्शन की इंडस्ट्री. तो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ का होता चला गया. वो सिर्फ लिमिटेड नहीं रही कि उसे जूट और कॉटन टेक्सटाइल से ही रिलेट करना है बस. India became self-sufficient in food production thanks to the Green Revolution. और ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर ली अपने फूड प्रोडक्शन के लिए. अब उसे दूसरी कंट्री के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता कि इंपोर्ट करे वो फूड ग्रेन्स को. Then land reforms resulted in abolition of the hated जमींदारी सिस्टम. और लैंड रिफॉर्म ने जो जमींदारी सिस्टम था उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना शुरू किया ताकि जो लैंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उसका बेनिफिट फार्मर को सीधे पहुंचे, टिलर्स को सीधे पहुंच सके. In industrial sector, many economists became dissatisfied with the performance of many public sector enterprises. और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे वो सेटिस्फाई नहीं थे जिस तरह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो परफॉर्म कर रही थी. एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. और जितनी ज़्यादा क्या की कि रेगुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाई गई, उसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योरशिप थी यानी नए नए आइडियाज़ लाने, नए प्रोडक्ट्स बनाने, नई इंडस्ट्री सेटअप करनी, वो ऐसा कुछ नहीं हो पाया उसके अंदर. इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस इंडियन प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन एंड दिस डिड नॉट गिव देम द इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट दे प्रोड्यूस. और इन सबके उसके अंदर ही जो सेल्फ रिलायंस है यानी हम अपने ऊपर आत्मनिर्भरता के नाम पे जो इंडियन प्रोड्यूसर से उन्हें प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन कंपटीशन से. और उन्हें फिर जो इंसेंटिव था यानी कोई भी नयापन उन्होंने अपने प्रोडक्ट में लाना नहीं शुरू किया और जो क्वालिटी थी वो जैसी लो क्वालिटी थी उसी को मेंटेन करते रहे, उसी को बनाते रहे. इंडियन पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड दैट फेल्ड टू डेवलप एन अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर. अब जो इंडियन पॉलिसी थी वो इनवर्ड ओरिएंटेड थी, जो फेल हो चुकी थी कि वो एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप करे. यानी 1991 तक किसी ने भी एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचा था. The need for reform of economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenario, and the new economic policy was initiated in 1991 to make Indian economy more efficient. और कि हमें इकोनॉमिक पॉलिसी को फिर रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी कि जितने भी जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में बदलाव हो रहे थे उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने 1991 में एक इंडियन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई. एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर और ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेड पॉलिसी एंड द
chapter is completed. You have to do the question answers of this chapter now.